गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की बुक निकालिए और इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर फर्स्ट वासुदेव शरण अग्रवाल। कल हमने आपको इनके जीवन के परिचय में साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और इनकी कृतियों के बारे में बताया। अब इनका रचित निबंध राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। सभी बच्चे चैप्टर फर्स्ट खोलिए, राष्ट्र का स्वरूप, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, इसमें इस निबंध में डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। ये जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र एक निबंध था, उस संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को उसके यानी कि पृथ्वी के पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, जो हमारी जननी है, जन्म देने वाली है, जिस प्रकार से वह अपने सारे पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी समान हैं। किसके लिए? धरती माता के लिए। संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। जब हमारी संस्कृति की उन्नति होगी तो तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि ये जो भूमि पर बसने वाले मनुष्य और जन की संस्कृति है, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अतः हमारा जो भूमि का निर्माण जो किया है वो देवताओं ने किया है, वह बहुत अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा परम कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। समझे? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, यह अभी हमने आपको इस चैप्टर में अभी पढ़ा रहे थे।
तो देखिए सबसे पहले देखिए राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए। हमें उसके भौतिक रूप के सौंदर्य को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। अब इसी से यदि हम सेकंड क्वेश्चन बना लें कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, ये देखिए यहां था यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। निर्मूल मतलब किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने इस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में है क्या? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह पृथ्वी जो है यह सच्चे अर्थों में क्या है, तो इसका आप सही आंसर क्या देंगे? तो इसका सही आंसर यह होगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है ना। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अतः हमें इसकी महिमा को पहचानना और इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवों ने किया है अनंत काल से। भूमि के अब इसी में क्वेश्चन एक और उठता है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? फिर से एक बार सुनिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की प्रबलता होगी। ये देखिए इसका हमने यहां से यहां तक एक्सप्लेन किया है इस पैराग्राफ का कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। इस पैराग्राफ से ये कई क्वेश्चन उठते हैं जिसका कि आपको आंसर लिखना है और जिसका आंसर हम बता चुके हैं। जैसे ये था भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया है। तो इसका सही आंसर होगा भूमि का निर्माण देवों ने किया है और अनंत काल से किया है। ठीक है। अब देखिए नीचे नेक्स्ट, इस कर्तव्य की मूर्ति सैकड़ों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाला मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं,
हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उनमें जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी धरती माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रस्तुत चैप्टर में यही बताया गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो, यहां देखिए ये जन, पृथ्वी मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जो इस धरती के ऊपर रह रहे हैं मनुष्य, वो इस धरती के पुत्र हैं। ये देखिए माता भूमि, माता जो है वो भूमि के समान होती है, पुत्र है पृथ्वी, और मैं पुत्र पृथ्वी का पुत्र हूँ। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। इसमें आपसे यदि क्वेश्चन पूछे, देखिए इस चैप्टर ये पढ़ा आपने अभी ये पैराग्राफ कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की, ये देखिए, और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो आइए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? राष्ट्र की कल्पना जब असंभव है यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना? यदि पृथ्वी हो और उस पर रहने वाला कोई ना हो मनुष्य तो हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। सेकंड, ये देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब इसी से क्वेश्चन बनता है, राष्ट्र की पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। ये है ना, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है ना? तो राष्ट्र, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। सेकंड देखिए, फिर इसमें क्वेश्चन उठता है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है? पृथ्वी, ये था, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखिए इसी का जो मोटे अक्षरों में है माता भूमि है, इसका हम एक्सप्लेन किए देते हैं कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में खेलकर हम बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान है। ये इस वाली लाइन का अर्थ है। पृथ्वी एक माता के समान है, माता के समान ही हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और सच्चे अर्थों में जो मनुष्य है ये पृथ्वी का पुत्र है। ओके, ये दो पैरा आप घर से करके लाएंगे। एक ये भूमि पर बसने वाला, भूमि का निर्माण देवों ने किया, यहाँ तक पहचानना आवश्यक धर्म है। सेकंड, जन, पृथ्वी पर निवास करने वाले, यहाँ तक। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।